कभी सोचा है कि हमारे शब्द, नाम और कहानियां ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, असल में ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं जिनसे हमारी दुनिया बनती है, उसको आकार मिलता है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। ये बात कितनी सही है ना? बस एक शब्द, एक नाम और उसमें कितनी गहरी पर्सनल और इमोशनल पावर छिपी होती है। बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं नामों के पर्सनल मीनिंग से। जैसा हम देखते हैं जब किसी बच्चे का नाम रखा जाता है, जब कोई अपने बच्चे के लिए एक नाम चुनता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं चुन रहा होता। ये एक बहुत मीनिंगफुल काम है। बच्चे की पहचान में शुरू से ही कल्चरल और फैमिली की उम्मीदें जुड़ जाती हैं। जरा संस्कृत के नामों को देखिए, आशा, विद्या, अभया। ये सिर्फ पुकारने के लिए लेबल नहीं है, ये नाम अपने आप में उम्मीद, ज्ञान और निडर होने जैसी पावरफुल आइडियाज को समेटे हुए हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एक इंसान की नाम की बात, पर अब जरा पर्सनल लेवल से आगे बढ़कर देखते हैं। सोचिए कि कैसे एक पूरी की पूरी भाषा में एक पॉलिटिकल लेवल पर मीनिंग और आइडेंटिटी भरी जा सकती है। और 19वीं सदी के भारत में ठीक यही हुआ। जब भाषा नेशनल आइडेंटिटी की लड़ाई का सिंबल बन जाती है तो वो एक बैटलफील्ड बन सकती है, बिल्कुल हिंदी उर्दू के टकराव की तरह। ये लड़ाई कितनी तीखी थी, इसका अंदाजा इस उदाहरण से लगाइए। एक नाटक में हिंदी को एक पवित्र रानी देवनागरी की तरह दिखाया गया और वहीं उर्दू को एक चरित्रहीन बेगम उर्दू की तरह। मतलब ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी, ये वैल्यूज और कम्युनिटी की लड़ाई बन चुकी थी। तो इस भाषाई जंग के जवाब में क्या हुआ? कुछ राइटर्स ने भाषा को एक नई रियलिटी के हिसाब से रिक्लेम करने, उसे फिर से बनाने की कोशिश की और यहीं से मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है। इस मूवमेंट को प्रयोगवाद कहा गया। इसका कोर आइडिया था भाषा के स्ट्रक्चर के साथ जानबूझकर एक्सपेरिमेंट करना ताकि उसे बदलते हुए समय के लिए रेलेवेंट बनाया जा सके। पर इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद क्या था? इस मूवमेंट के एक बहुत बड़े नाम अज्ञेय के शब्दों में कहें तो इसका मकसद था एक मॉडर्न दुनिया के लिए पुराने शब्दों में नए अर्थ खोजना। और ये एक बहुत ही पॉलिटिकल एक्ट था। अब साहित्यिक जिम्मेदारी इस बात में नहीं थी कि कहानी क्या कहती है, बल्कि इस बात में थी कि कहानी कैसे कहती है। फॉर्म ही पॉलिटिक्स बन गया था। चलिए अब देखते हैं कि ये जो नियमों को फिर से लिखने का प्रोसेस है, ये सिर्फ एकेडमिक लिटरेचर तक ही सीमित नहीं है। ये तो उन पॉपुलर कहानियों में भी होता है जिन्हें हम सब जानते और पसंद करते हैं। स्नो वाइट की कहानी इसका एक एकदम सीधा और आसान सा उदाहरण है कि कैसे कहानियों को बदलते हुए वैल्यूज के हिसाब से अडैप्ट किया जाता है, उन्हें नया रूप दिया जाता है। जरा इन दोनों वर्जन्स के बीच का फर्क देखिए। ब्रदर्स ग्रिम की ओरिजिनल कहानी कहीं ज्यादा डरावनी और खूंखार है। रानी स्नो वाइट के फेफड़े और जिगर खाना चाहती है। डिज्नी ने उसी कहानी को एक अलग ऑडियंस और एक अलग दौर के लिए कितना बदल दिया, उसे सॉफ्ट बना दिया। कहानी वही, लेकिन उसका मतलब, उसकी मोरालिटी, सब कुछ बदल गया। तो हमने एक पर्सनल नाम से शुरुआत की, फिर एक पॉलिटिकल भाषा पर आए और फिर एक कल्चरल कहानी तक का सफर तय किया। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो हमने देखा कि कैसे शब्दों की पावर एक इंसान की जिंदगी से लेकर एक पूरी सोसाइटी और कल्चर तक फैली हुई है। एक पर्सनल नाम से शुरू होती है, एक देश की भाषा के संघर्ष में दिखती है और हमारी कॉमन कहानियों में इवॉल्व होती रहती है। मतलब शब्द सिर्फ चीजों को डिस्क्राइब नहीं करते, वो हमारी रियलिटी को बनाते हैं। वो एक तरह का ढांचा है जिस पर हम अपनी पहचान से लेकर अपने देश तक सब कुछ बनाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हमारी भाषा ही हमारी दुनिया को आकार देती है, तो आज हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे भविष्य को कैसा आकार दे रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।